नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तो नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पीएम सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां चीफ जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। केंद्र और राज्य की कमेटियां भी जांच में जुटी हुई हैं। केंद्र ने 3 मेंबरी की एक जांच कमेटी बनाई है। पंजाब सरकार की कमेटी 3 दिन में ये रिपोर्ट देगी। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर योगी सरकार का किसानों को तोहफा, बिजली बिल में 50% की छूट मिलेगी। यूपी के 13 लाख किसानों को चुनाव से पहले इसकी सौगात मिलेगी। और विपक्ष के फ्री बिजली के वादे का जवाब, सीएम ने किसानों की बिजली दरें 50% तक की कम की है। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर जल्द ही आएगी अब तीसरी लहर, पीक पर है। 24 घंटे में 1,16,990 नए केस देश में मिले हैं। 7 दिनों में 5 गुना रफ्तार से ये मरीज बढ़े हैं। तीसरी लहर का पीक 3-4 हफ्तों में आएगा। ओमिक्रॉन दिल्ली मुंबई के बाद छोटे शहरों में भी फैलेगा। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर चुनाव आयोग की बैठक है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर अहम बैठक भी हो सकती है। तो पहली बड़ी खबर की ओर हम रुक करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ये सुनवाई करेगी और इस मामले में दायर याचिका में पीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है, संज्ञान में लेकर कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भटिंडा से जिला एवं सेशन जज के जरिए सारे सबूत इकट्ठा करवाकर इसकी जांच करवाई जाए। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की टीमें भी इस मामले की जांच में जुट गई है। पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में भी केंद्र सरकार ने जांच कमेटी बना दी है और जिसके इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलवीर सिंह, सिक्योरिटी सचिव सुधीर कुमार सक्सेना और स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप यानी एसपीजी के आईजीएस सुरेश शामिल हैं। पीएम के दौरे में सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब सरकार ने भी कमेटी बनाई है और इस जांच कमेटी में सेवा मुक्त जस्टिस महताब सिंह गिल और पंजाब के गृह सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं और ये कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। उन्हें फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था। मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग से नहीं जा सके, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से फिरोजपुर रवाना हुए। रास्ते में प्यारेआना गांव के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूर हाईली सेंसिटिव जोन में पीएम को 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा, जिसके बाद उनका काफिला जो है वो वापस लौटा। बठिंडा कि भिसियाना एयरपोर्ट से पीएम दिल्ली रवाना हो गए और इस मामले में पंजाब की सीएम चरणजीत चन्नी सरकार लगातार सुरक्षा चूक को नकार रही है। उनका कहना है कि रैली में भीड़ नहीं थी तो वहां पीएम नहीं पहुंच गए। वहीं सुरक्षा चूक को लेकर ये केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सीएम चन्नी से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, इसलिए जो भी चूक हुई है और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी के सुरक्षा चूक मामले में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने भी जांच कमीशन बनाने की मांग की है और इस बारे में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है, जिसमें चेयरमैन वीरेंद्रदीप यादव ने कहा कि कमिश्नर के जरिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क रिपोर्ट, केंद्र और राज्य के इनपुट, राज्य और सुरक्षा ऑडिट, रूट मैप में इंटेलिजेंस ब्यूरो क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फेडरल चेकिंग मैकेनिज्म विकल्प के साथ आपातकालीन योजनाओं के बारे में जांच की जानी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे में सुरक्षा चूक पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता भी जताई है। दरअसल हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब लाने में प्रोडक्शन वारंट पर भी सुनवाई थी। सरकारी वकील ने कहा कि राम रहीम को हवाई मार्ग से पंजाब लाएंगे और इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और पीएम के दौरे में जो हुआ उसे पंजाब सरकार संभाल नहीं पाई। ऐसे में अगर डेरा प्रमुख राम रहीम बुलाया जाता तो फिर हालात कैसे संभलेंगे। उधर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे बाद अब कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री चन्नी से बात की है और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी भी चन्नी से ली है। उन्होंने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया ने चन्नी से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान इस सुरक्षा को लेकर पूरे बंदोबस्त किए जाने थे। सोनिया की इस हिदायत के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आखिरकार सोनिया के ये मान लिया है कि सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोहरे को आदेश देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को
किसानों को दी जाने वाली बिजली की मौजूदा दरों में 50% की कमी कर दी है, यानी अब किसानों का बिजली बिल आधा किया जाएगा। सीएम ने ट्वीट कर बिजली की नई दरों की जानकारी दी, जिसमें निजी नलकूप की बिजली दरों में 50% की छूट मिलेगी और ये छूट ग्रामीण और शहरी दोनों ही उपभोक्ताओं को मिलेगी। और प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 13,16,399 है। चुनाव से पहले योगी के इस कदम को सियासी जानकर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं और यूपी के चुनावी मैदान में बिजली बिल का करंट पहली बार नहीं दौड़ा है। किसानों उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरों में 50% की कमी मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी और सपा दोनों ही सभी उपभोक्ता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं और ये वादा लुभावना भले ही हो, मगर राज्य विद्युत विभाग के पहाड़ जैसे 90,000 करोड़ रुपए के घाटे को देखते हुए प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था और इसके बजाय सिर्फ किसानों की बिजली दरें आधा करके योगी सरकार ने घाटे को भी अपेक्षाकृत कम कर दिया है। सरकार की इस घोषणा का सबसे बड़ा पहलू यह है कि राज्य में कुल बिजली उपभोक्ता करीब 3 करोड़ है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता 2.70 करोड़ है और इनको 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का मतलब ये था कि हर महीने 1,750 करोड़ रुपए या 21,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार। और राज्य में कृषि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 13,16,399 है और इन सभी किसानों का आधा बिल माफ करने का सरकार पर सालाना 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, अगर देखा जाए बिजली की दरों को लेकर काफी जो है लोक लुभावने जो वादे जो हैं वो जनता के लिए किए जा रहे थे। अब विपक्ष जिस तरीके से इसको मुद्दा बना रहा था, अब बीजेपी ने भी 50% बिजली बिल माफ करने की बात यहाँ पर कह दी है, कैसे देखे इसे? देखिए 2022 का चुनाव, ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान वोट बैंक था वो काफी नाराज चल रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। हालांकि किसान कृषि जो कानून था उसे वापस सरकार लेकर कहीं ना कहीं कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे किसानों को लाभ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली यूनिट को लेकर विपक्ष ने भी कहा कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, अब मेरी सरकार आएगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। इसी तरह से कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि बहुत ज्यादा हम फ्री नहीं कर सकते क्योंकि अतिरिक्त भार आ सकता है, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसका भुगतान जो सरकार को करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने केवल किसानों को 50% जो बिजली भुगतान है उसको माफ कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है कि 50% जो बिजली जो आएगा, जो बिल आएगा उसमें कहीं ना कहीं 50% माफ होगी, तो इसका भुगतान जो है वो सरकार उठाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा जरूर सरकार ने की है। इसका भुगतान भी जो किसानों के हित में जो सरकार करेगी उन प्राइवेट सेक्टरों में जहाँ पे बिजली भुगतान किया जाएगा। हालांकि इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष को उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष में भी इसका रिएक्शन दिया। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि हम सभी प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि सरकार केवल 50% किसानों को दिया है। तो पूरी तरीके से किसानों को लुभाने में लगी है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे में विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा भी बना रहा है कि केवल किसान कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं किसान बैकफुट पे आई है, किसान नाराज चल रहा है। समाजवादी पार्टी उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जाट किसानों को लेकर कहीं ना कहीं गठबंधन कर रही है आरएलडी से, उन सीटों पर लड़ना चाह रही। विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होती वहां नजर आ रही है। तो ऐसे में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और किसानों को मुफ्त बिजली 50% मुफ्त किया। तो अब ये देखना होगा कि 50% जो किसानों को मुफ्त किया गया है बिजली, उससे कितना फायदा लाभ होता है चुनाव में, या 300 यूनिट के जो घोषणा की गई विपक्ष ने कि उसका लाभ होता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन चुनाव आते आते बहुत सी ऐसी घोषणाएं सामने आ रही हैं। सरकार अपने पैटर्न पर काम करना चाह रही है, उस हिसाब से बिजली मुफ्त कर रही है। विपक्ष अपने हिसाब से ऐलान कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी घोषणाएं अभी और आएंगी जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को या किसानों को लुभाने के लिए तमाम बड़ी योजनाओं का घोषणा किया जाएगा। हालांकि वो किस करवट बैठेगी, चुनाव कौन जीतेगा, सरकार में कौन आएगा, क्या कितना लाभ प्रदेशवासियों को कितना लाभ मिलेगा, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं किसानों को और उत्तर प्रदेश जनता को लुभाते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल अखिल जी, लेकिन देखें यहाँ वादे तो कर दिए गए हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात सपा भी कर रही है। अब 50% बिजली बिल जो है वो बीजेपी भी माफ करने की बात कर रही है। लेकिन अगर वित्तीय भार की अगर बात करें तो 1000 करोड़ का जो भार है वो लगातार जो सरकार पर है वो बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए क्या लग रहा है कि ये सिर्फ वादे ही रहेंगे या वाकई में इसे धरातल पर लाकर पूरा किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने 50% किया है, क्योंकि उसका जो अतिरिक्त भार आएगा वो सरकार पे कर सके। सरकार ये बताना चाह रही है कि हम अगर पूरी तरीके से 300 यूनिट मुक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार आएगा, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो राज्य को देखते हुए कहीं ना कहीं उस हिसाब से फैसला लिया जा रहा है कि किसानों को अभी केवल किसी कानून के हिसाब से किसानों को ही लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं कमर्शियल बहुत से ऐसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश हर महानगर 18 मंडल है, उस महानगर में कहेंगे अगर हम सभी प्रदेशवासियों को अगर फ्री या 50% देंगे तो कहीं ना कहीं इसका अतिरिक्त भार आएगा सरकार पर, सरकार को पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हम फिर महंगाई बढ़ाएंगे, तो ये मुद्दा जरूर बन जाता है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का सरकार का तरीका अलग होता है काम करने का। समाजवादी पार्टी अलग पैटर्न पे काम करती है, अन्य दल अलग पैटर्न पे काम करते हैं, तो अलग अलग एक तरीका है लोगों का काम करने का। हालांकि बीजेपी ये साफ सरकार कह रही है कि हम अगर 50% छूट देते हैं, उनको बिल में माफ करते हैं, तो उसका अतिरिक्त जो भार 1000 करोड़ का आएगा उसको वो सरकार पे करेगी उस कंपनी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष अब इस पर क्या जवाब देता है? क्या उसकी सरकार आते ही 300 यूनिट फ्री सभी के लिए करेगी, तो उसका अतिरिक्त भार उस सरकार पर भी आएगा, तो वो सरकार कहाँ से पे करेगी? यानी फिर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाएगी या कोई चीजों पे उसको टैक्स बढ़ाकर ही पे करना होगा, क्योंकि अतिरिक्त भार जब आता है। तो ऐसे में अब वो जब वो वित्तीय वर्ष आता है, जब सरकार जो बजट लाती है, तो उसमें साफ हो जाता है कि इस बजट को कहाँ से लाया गया है, किस अनुदान किस बजट से काट के दिया जाएगा, कहाँ से इसका फंड लाएगी। तो ये सरकार जो वित्तीय वर्ष लाती है तब इसमें तस्वीर साफ होती है। हालांकि कहीं ना कहीं जिस सरकार ने भी जो वादे करेगी उसमें कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार इसको लेकर अतिरिक्त भार पड़ेगा। बिल्कुल अकील जी, चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,16,990 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 302 लोगों की मौतें भी हुई हैं। एक्टिव केस में 85,958 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देश में कुल मामलों की बात करें तो अब तक 3.52 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 3.43 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,43,158 लोग अब तक उन लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की जो आंकड़ा है वो भी बढ़कर अब 3,65,439 हो गया है। देश में 24 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार सुबह तक ओमिक्रॉन की 2500 से ज्यादा के केस आ चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की अगर बात करें तो ये केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक अगले 3-4 हफ्तों में शहर के लिए ये टेंशन वाली बातें होंगी और उसके बाद केस एकदम से कम होने लगेंगे। जब तक यहाँ केस कम होंगे तब तक छोटे शहरों में ये केस तेजी से बढ़ने लगेंगे और अगले 3-4 हफ्तों में छोटे शहरों के लिए भी चिंता वाली बात होगी। और इन शहरों के बाद वायरस गांव में कोहराम मचा सकता है। लहरिया कहते हैं कि ओमिक्रॉन का पैटर्न ये बताता है कि ये शुरुआत के 3-4 हफ्तों में बहुत तेजी से फैलता है और फिर एकदम से कम हो जाता है। और राहत की बात यह है कि इससे संक्रमित हुए सभी मरीजों को अस्पताल में एडमिट करने की नौबत तो नहीं आ रही है। जैसे मुंबई में ओमिक्रॉन संक्रमित 10 मरीजों में से 9 एंटीसेप्टिक से लेकर है, मतलब 10 में से 1 में ही लक्षण आते हैं और सभी माइल्ड होते हैं। अधिकतर संक्रमित घर में ही ठीक होते जा रहे हैं। हालांकि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्रकांत लहरिया ने आगे भी बताया कि पहले लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च 2020 को हमारे पास 10,180 आइसोलेशन बेड और 2,168 आईसीयू बेड की कैपेबिलिटी थी। अब करीब साल भर बाद हमारे पास 18,366 आइसोलेटेड बेड है और 1,24,558 आईसीयू बेड है और इसकी कैपेबिलिटी भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम केयर्स और कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्ड पैकेज सेकेंड से राज्यों में 1.14 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइडर करवाए जा चुके हैं। 1374 अस्पतालों में 958 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए फंड सेक्शन भी किया जा चुका है। हालांकि सरकारी डेटा ये भी बताता है कि 1000 बेड
की अगर बात करें तो 1.4 बेड और 1455 लोगों पर एक ही डॉक्टर उपलब्ध है और 31 मार्च 2020 तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी पर 6.8 एलोपैथिक डॉक्टर की कमी थी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी पर 76.1% स्पेशलिटी की कमी थी और लहरिया का कहना है कि वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामले में हमारी तैयारी काफी ज्यादा है और इस वेरिएंट को जल्द ही डिटेक्ट भी कर लिया गया है। अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर ही कंट्रोल इसे किया जा सकता है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की अगर बात करें तो स्टाफ, मेडिसिन और जरूरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि केस बढ़ने पर शुरुआत में ही मरीजों को कंट्रोल किया जा सके। लहरिया कहते हैं कि वायरस अब सब जगह है, इसलिए लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन लगाने से हम सिर्फ वायरस की स्पीड कम कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। इसके बजाय यहाँ जो केस बढ़ रहे हैं वहाँ के लोगों को मास्क लगाना चाहिए, ट्रैवल बहुत जरूरी होने पर ही करना चाहिए, भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए और जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें तुरंत वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने भी शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। इसमें सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान शामिल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। गहलोत के बेटे वैभव पहले ही संक्रमित हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आने जाने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। 3 दिन में चंडीगढ़ पीजीआई के 196 डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 87 डॉक्टर, 109 दूसरे स्टाफ मेंबर। 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह 11 बजे आयोग बैठक करेगा, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। शुक्रवार को आमतौर पर आयोग के सभी सीनियर अधिकारियों की बैठक होती है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। चुनाव से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और सभी डिप्टी चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। बैठक इसलिए अहम है क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव की जो पूरी तैयारियां हैं उसे तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो चुनाव आयोग की बड़ी बैठक आज यहां पर है। चुनाव आयोग बैठक की बैठक यहां पर है। चुनाव आयोग बैठक आज करेगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग बैठक करेगा, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को आम तौर पर आयोग के सभी सीनियर की बैठक भी यहां पर होती है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही 5 राज्यों को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, चुनाव आयोग आज बड़ी बैठक यहां पर करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। देखिए, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर आज कहीं ना कहीं ये खबर है कि 11 बजे तक भारत निर्वाचन आयोग की जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सभी सीनियर अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। हालांकि 5 राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग के 13 सदस्यीय टीम दौरा कर चुकी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड, सभी 5 राज्यों में जाकर उनकी बैठक करके कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को पूरी कर ली है। चुनाव से जुड़ी जो सारी तैयारी है उसकी जानकारी भी आयुक्त होगी और बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और सभी डिप्टी चुनाव आयुक्त की मौजूद रहने की उम्मीद भी बताई जा रही है। हालांकि बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है और सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों के साथ, कमिश्नर के साथ ये बैठक हर राज्य में जाके की गई है, चाहे वो सुरक्षा के व्यवस्था की बात हो या उसके अलावा की बात हो। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में 225 केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती को मंजूरी भी आज दे दी है, जो 20 तारीख तक यहाँ उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर दी जाएगी। हालांकि सीआरपीएफ की
70 कंपनी, बीएसएफ की 65 कंपनी और तैनाती के और अन्य बल जो है वो 90 कंपनी की तैनाती अतिरिक्त की गई है उत्तर प्रदेश में, जो 10 तारीख से तैनाती शुरू कर दी जाएगी। तो इससे ये अंदाजा है कि आज जो भारत निर्वाचन आयोग की जो पीसी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कहीं न कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तारीखों का ऐलान होते ही कहीं न कहीं वो चुनावी दल जो है वो अपने-अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान करेंगे, जो कि कितने चरणों में चुनाव, हालांकि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरण के चुनाव होते हैं। ऐसे में चुनाव के आयोग ने भी पूरी तैयारी 6 से 8 चरणों के लिए किया है। जो पहले चरण में जहां चुनाव होगा वहां पे चुनावी दल अपनी जनसभाएं भी करेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के हिसाब से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में और तेजी से सक्रिय हो जाएगी चुनाव। तो ऐसे में अब ये आज देखने वाली बात होगी, 11 बजे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चुनाव के ऐलान अगर होती है तो क्या कुछ कैसे ही दल अपने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा करते हैं और क्या कुछ और आगे तैयारी करते हैं। बिल्कुल अखिल जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और सभी डिप्टी चुनाव आयुक्त जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सभी 5 राज्य हैं उसमें तैयारियों से जुड़ी सभी प्रक्रिया है उन्हें भी पूरा कर लिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सहित सभी 5-6 राज्यों में इसकी तैयारी पहले पूरी कर ली और भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने हर राज्य में जा जाके इसकी जिम्मेदारी निभाई और पूरी कर ली, क्योंकि चाहे वो बूथ को लेकर रहा हो, चाहे वोटर लिस्ट के लेकर रहा हो, नाम को लेकर, नाम कटने को लेकर रहा हो, ये सभी चीजों की समीक्षा राज्यों में जाकर की है उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी 5 राज्यों में। तो उससे क्योंकि जब अलग अलग राज्यों ने अपने अपने चुनाव की प्रक्रिया जो पूरी कर ली, उसके बाद अब केवल तारीखों का ऐलान बचता है और अतिरिक्त जो पुलिस जो केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजती है उसकी भी तैनाती अब 10 तारीख से 19 तारीख तक कर दी जाएगी, 20 तारीख तक। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 से 8 चरणों में होती है। अब तारीख के जैसे ऐलान होती तो पहले चरण में जहां पे चुनाव जिन जिन राज्यों में पहले चरण में होगी उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो दल है वो अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। तो ऐसे में इसमें भी उम्मीद मानी जा रही है कि मुख्य निर्वाचन जो चुनाव आयुक्त हैं, दोनों चुनाव आयुक्त हैं और डिप्टी चुनाव आयुक्त, ये सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पांच राज्यों में चुनाव की तैयारियों से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। बड़ी बैठक आज होने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।